GS score, 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 GS score है, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score. GS score. Hello everyone, I am Dr. Abhishek Kumar Singh and I have secured all India rank 287 in UPSC Civil Service Examination 2024 and this was my second attempt and I am from Agra, Uttar Pradesh and I have done my schooling from Agra itself and after that I have pursued MBBS from King George's Medical University, Lucknow and during my MBBS I have started this preparation. And in my first attempt in 2023, I was able to clear the prelims, but because I was busy in internship and also I was not able to focus much on mains. So in that year I didn't clear mains, but after completion of my MBBS internship, I moved to Delhi, where I have stayed for full year, and this was my full-fledged attempt. And most of the part in Delhi I have prepared self. The one thing that I can tell to my all the fellow aspirants is that with my personal experience, I think early start is advantageous. So if you are in college, but you should not stop enjoying your college life. It is also important. मतलब आप कॉलेज टाइम में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसको आपको लेबोरियस तरीके से नहीं स्टार्ट करना है. द बेस्ट पार्ट इज़ कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानेंगे, आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. तो आप उसे क्यूरियोसिटी, इंटरेस्टिंग एक हॉबी की तरह आप इसको परस्यू कर सकते हैं. आप लेक्चर्स ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो पेड कोचिंग, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं. अगर आप कोचिंग कहीं करना चाहें तो अच्छा है, नहीं तो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स, बहुत सारे बेस्ट टीचर्स ने यूट्यूब पे फ्री लेक्चर सीरीज़ चला रखी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. तो MBBS के टाइम पे मैंने ऑनलाइन ऐसे ही प्रिपेयर किया और बहुत ही ऐसे अपने इंटरेस्ट के लिए मैंने प्रिपेयर किया. मुझे इंटरेस्ट आने लगा. इकोनॉमिक्स के बारे में मैं पहली बार इतना डिटेल में पढ़ रहा था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा साइंस और टेक्निकल था, तो मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की तरफ इतना इंटरेस्ट गया नहीं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. तो ड्यूरिंग MBBS टाइम भी मुझे ऐसा बहुत टीडियस टास्क नहीं लगा. दोनों को मैनेज करना, MBBS भी मैनेज करना और सिविल सर्विसेज का सिलेबस भी मैनेज करना. तो आप अपने कॉलेज टाइम पे ही इसको एक हॉबी या इंटरेस्ट की तरह आप परस्यू कर सकते हैं. बट वंस जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप फुल फ्लेज तरीके से लग जाए. फिर यहाँ पर आके मैंने प्रीलिम्स के लिए इन 2023 अटैम्प्ट मेरा स्कोर था 101, जो कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा था. और दिस ईयर ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग माई स्कोर, आई हैव मैच देम विद वेरियस कोचिंग आंसर कीज, इट इज़ समवेयर अराउंड 128. तो लाइक आई कैन से कि प्रीलिम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है. स्पेसिफिकली अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बताऊँ तो आप बेसिक अपनी स्टैटिस्टिक्स, बेसिक जितना भी स्टैटिक सिलेबस है उसकी जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप सारे स्टैंडर्ड बुक्स को आप फिक्स कर लीजिए. जो भी टॉपर से आपको पता चला है, आपके साथ में कोई है, किसी ने प्रिपरेशन की है, तो आप उसको फिक्स कर लीजिए. और करंट अफेयर्स के लिए अभी मार्केट में बहुत सारा बहुत कंटेंट है. बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स वगैरह बहुत कुछ निकलता है. आप किसी भी एक सोर्स पे स्टिक करिए और उसको कम्प्लीटली होलिस्टिकली उसी को आप बार बार रिवाइज करिए. बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है. प्रीलिम्स में स्कोर बहुत अच्छा आएगा आपका अगर आप स्टैटिक में फिक्स अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लेते हैं और करंट अफेयर्स में एक मैगजीन आप फिक्स कर लेते हैं, उसी को आप रिवाइज करते हैं, चाहे आप ईयरली करें या मंथली करें, बट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं. ये प्रीलिम्स में होगा. प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ कितना देना है वो आपका इस पर डिपेंड करता है. वो सबका अल्टीमेट ट्रुथ अपना है. ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. किसी को प्रीलिम्स में 2 या 3 टेस्ट के बाद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, किसी को प्रीलिम्स के लिए 20 या 30 टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है. मेरे केस में पर्सनली मैंने 7 से 8 फंडामेंटल सेक्शनल टेस्ट दिए थे. जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का एक टेस्ट दिया, तो पहले मैंने उतना पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसका एक टेस्ट दिया. उस टेस्ट देने से मुझे क्या पता चला कि उस टेस्ट में जो भी मेरी सोर्स है, जैसे अगर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में मैंने 11वीं की NCERT पढ़ी, सतीश चंद्रा सर की NCERT और RS शर्मा सर की NCERT मैंने अगर कंप्लीट की है, उन सोर्सेज से मेरे टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है या नहीं. तो मुझे टेस्ट सीरीज़ देने से 2 चीज़ें पता चली. सबसे पहला तो मुझे यह पता चला कि मेरे सोर्सेज सही हैं, कि यही सोर्सेज से ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन पेपर अगर आ रहा है तो मतलब मेरे सोर्सेज सही हैं.
प्लस उन 70% में मेरी एक्यूरेसी कितनी रही। तो इससे मुझे ये पता चला कि मुझे और रिवीजन की ज़रूरत है या नहीं। तो जो 7 से 8 सेक्शनल फंडामेंटल टेस्ट थे वो सारे टेस्ट मैंने दिए अच्छे से। इससे मेरा सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, प्लस मेरा सोर्स को लेके कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तो ये फिक्स किया। फिर उसके बाद फुल एंड टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिए, 3 से 4 मैंने फुल एंड टेस्ट दिए, और उसमें भी मेरी यही अप्रोच थी, मेरे सोर्सेज से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे एक्यूरेसी उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिस वॉज माई सिंपल स्ट्रेटजी, और बहुत एक्सेसिव करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। तो इसी से मेरे दोनों साल प्रीलिम्स बहुत अच्छे से निकला। सेकेंडली नाउ आई एम कमिंग टू मेंस। मेंस के लिए आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करना होगा। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड MBBS मेडिकल साइंसेस का था। मेडिकल साइंस ऑप्शनल जो है वो बहुत ही बल्कि है। टोटल हमारे MBBS में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट UPSC में 19 सब्जेक्ट्स तो नहीं आते, बट 13 सब्जेक्ट्स UPSC के सिलेबस में आते हैं। बट उन 13 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना बहुत ही बल्कि था, और वो बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। सिलेबस भी बहुत वॉलेटाइल है, और उसमें प्लस MBBS में नॉलेज बहुत है हमारे पास, बट एट द सेम टाइम विद इन 3 आवर्स उसको पूरा करना थोड़ा टीडियस टास्क लग रहा था। इसीलिए मैंने अपने कुछ सीनियर से भी बात की, तो उन्होंने भी मुझे बोला एंथ्रोपोलॉजी स्विच करने के लिए। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ के देखा, मुझे लगा 25 to 30% वो मेडिकल साइंस के साथ ओवरलैप कर रहा है, प्लस GS1 के साथ भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बैठ रहा था, सोसाइटी पार्ट में भी बैठ रहा था। तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन अच्छा है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी मैंने सबसे पहले अक्षर जैन सर की जो बुक होती है उसी से मैंने स्टार्टिंग की। मोस्ट ऑफ द सिलेबस मुझे समझ में आ रहा था, एक बेसिक रीडिंग करी, बट फिर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जो बिल्कुल एकदम क्लियर कट नहीं समझ में आ रहे थे। तो उसके लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी, और वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव जाना, और अच्छे से मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। इवन मुझे कोचिंग से भी अगर नहीं समझ में आया तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किए वो चीज़, तो मुझे यूट्यूब पे कुछ मटेरियल मिल गया जहाँ से मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। और एंथ्रोपोलॉजी में आप टेस्ट सीरीज़ का सिग्निफिकेंट रोल है, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। जनरल स्टडीज़ की आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग अलग है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में अलग है। तो अपने जो भी आपका ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल थोड़ी बहुत बेटर रखिए, और टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस कीजिए अपने अपने ऑप्शनल में, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत हेल्पफुल है। प्लस द बेस्ट पार्ट अबाउट एंथ्रोपोलॉजी ये है कि बहुत सारा टॉपर मटेरियल अवेलेबल है। हर ईयर किसी टॉपर का मटेरियल नोट्स अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं कि इन नोट्स को पढ़ने से कैसे रैंक आई है। तो ऐसे ही जैसे लगमा तिवारी मैम का रजिस्टर थे एंथ्रोपोलॉजी के, उन्होंने अपना अपलोड कर दिए। मैंने वहीं से समझा कि अच्छा इस अंडरस्टैंडिंग से 300 मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैम ने अपने चैनल पे लिखा था कि मैंने इस नोट्स के अलावा कुछ भी रेफ़र नहीं किया, तो उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझे ऐसे ही अपने भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए, फिर उन्हीं नोट्स को मैंने रिवाइज़ किया। मार्केट में जो भी मुझे वैल्यू एडिशन मटेरियल अगर कहीं से भी मिल रहा है, उन्हें मैंने ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया। उससे जो भी इनरिचिंग कंटेंट अगर मुझे मिल रहा है तो मैंने उसको अपने ही नोट्स में ऐड कर लिया। एट द एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने बस वही नोट्स कंटिन्यूस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किए हैं। और आप टेस्ट सीरीज़ में आप कोशिश करिए, आप आंसर लिख के आप चेक करिए कि आपका स्कोर कैसा बन रहा है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चरिंग में कुछ गड़बड़ है या कंटेंट में कुछ गड़बड़ है, तो ये आप जान लेंगे टेस्ट सीरीज से, आपको ये हेल्प मिलेगी। जनरल स्टडीज़ में भी आप कंटेंट रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूसली। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग, मैंने लाइव आंसर राइटिंग कुछ कोचिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन किए मैंने, जिसमें मुझे विद इन 7 मिनट्स, विद इन 12 मिनट्स कैसे 10 मार्कर और 15 मार्कर मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, इस तरह से आप ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस का ये था। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एज सच सबसे पहले आपको पूरा अपना जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको अपना डेफ पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इंटरव्यू के लिए भी मेरे 2 रजिस्टर प्रिपेयर हो गए थे। मेरा क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड भी था, तो MBBS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, तो मैंने वो भी प्रिपेयर किया। तो इस तरह आप अपना जो भी आपका डोमेन है स्पेसिफिक, आप उस डोमेन के लिए स्पेसिफिक आप प्रिपेयर कर लीजिए। मॉक इंटरव्यू भी मैंने 6 मॉक इंटरव्यू मैंने दिए। मैंने GS स्कोर में भी मॉक इंटरव्यू दिया था, मुझे यहाँ पे भी पर्सनल गाइडेंस मिला, और यहाँ से मुझे जो हेल्प मिली GS स्कोर में, उसको मैंने और अपने पर्सनैलिटी में मुझे कुछ पॉइंटर्स मिले कि आई कॉन्टैक्ट और कंसाइज कैसे आंसर्स को रखना है, तो उस चीज़ का भी मैंने यूटिलाइजेशन किया। और रियल मॉक में मैंने ये सब कोशिश किया कि ये सब गलतियाँ ना हो फिर से। तो इस तरह से मेरा पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। सो दिस वाज माय जर्नी एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड आई होप कि आप सब लोग भी बहुत अच्छा पढ़ें। और वन थिंग दैट आई वांट टू गिव एडवाइस इज़ डोंट ट्रस्ट एनी टॉपर ब्लाइंडली। आपका अपना एक रास्ता है, आप सिर्फ इन्फ्लुएंस देखिए, आप समझिए किसी टॉपर से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, बैकग्राउंड समझिए उसका, और उस हिसाब से
आप कोशिश करिए इम्यूलेट करने की, और उसमें अपना जो आपका ओरिजिनल पर्सपेक्टिव है उसको भी ऐड करिए, और एक मिडिल पार्ट ढूंढिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। और होपिंग यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप सबका भी सिलेक्शन होगा और आप सब लोग भी यहाँ आएंगे। थैंक यू सो मच।